मैं लिख नहीं पा रही हूँ। फिर से मेरा हाथ काँप रहा है। मेरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है आगे लिखते हुए। मेरे हाथ से पेन छूट गया। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ। बहुत रेयर बीमारी है। करोड़ों में से कहीं 1-2 को होती है। मेरे मुँह से निकला मैं ही क्यों? मैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई थी। मुझे सुनने को मिलता लड़की अपाहिज है, अपंग है ये। आपने पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे साथ क्या हुआ था वो तो मुझे सुबह पता चला। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। लेकिन इस कहानी में एक ग्लिच है, क्योंकि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं, 100% सच हैं। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मेरी कहानी, और ये कहानी उन सभी के लिए है जिनको जिंदगी और किस्मत ने बहुत बार मात देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उठ खड़े हुए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शिवांगी, और आप सभी मुझे क्लासी भवा किचन नाम के यूट्यूब चैनल के कंटेंट क्रिएटर की तरह जानते हैं। तो मेरी कहानी भी शुरू होती है बाकी सब की तरह, मेरे बचपन से। मैं पैदा हुई एक टिपिकल राजपूत फैमिली में, जहाँ पर लड़कियों को कभी ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। मैं पैदा हो चुकी थी एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे कोई भी लड़की क्लास 10th से आगे कभी नहीं पढ़ी थी। मेरे पापा को ये चीज़ कहीं न कहीं लगी थी कि ये पढ़ना लिखना डिज़र्व करती है। मेरे पेरेंट्स ने सबको मना लिया। कुछ खुश थे, कुछ नहीं थे। लेकिन मुझे लखनऊ भेज दिया गया क्योंकि वहाँ पे मेरे मामा जी, मामी जी थे, और वहीं रह के मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी थी। वहाँ पहुँची, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बहुत हाई-फाई कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी इसलिए क्लियर भी कर लिया, और मेरा एडमिशन हो गया। पहुँचते ही कुछ सीनियर्स ने मुझे बुलाया, "ए, इधर आना।" मैं पहुँची उनके पास। बोले, "इंट्रोडक्शन दो अपना।" मैंने बताया। बोले, "इंग्लिश में दो।" मैंने इंग्लिश में जैसे भी बोल पाती थी देने की कोशिश की। मेरा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन सुनते ही एक दूसरे की तरफ देख करके खिकी 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 करके हंसे और कमेंट पास किया, वेलकम टू न्यू एचएमटी। सी न्यू एचएमटी इज इन टाउन। मुझे समझ तो आ रहा था ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था एचएमटी क्या होता है। मैं चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद से जब भी मैं कॉलेज जाती, लोग मुझे देखते हंसते, एचएमटी कह के बुलाते। पता किया तो पता चला एचएमटी मतलब हिंदी मीडियम टाइप। मेरा ये नाम रख दिया है सबने, और मेरे इस नाम से मुझे चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं, हैरेस करते हैं चलते-चलते। मैं अभी घर आई, वापस लौट के सोचा वापस चली जाऊँ। किस दलदल में आके अपने आप को मैंने गिरा लिया है। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती थी। मैंने एक-एक दिन स्ट्रगल किया था यहाँ पहुँचने के लिए। मैं नहीं गई वापस। मैंने कहा मैं तैयारी करूँगी। एकेडमिक्स में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे केवल बोलना सीखना है। मैं अपने आप को रूम में बंद करती थी, शीशे के सामने खड़ी होती थी, इतनी किताबें खरीद कर के लाई। अपनी पढ़ाई पहले पूरी करती थी, पढ़ाई करने के बाद घंटों प्रैक्टिस करती थी शीशे के सामने खड़े होके। लोगों ने मुझे एचएमटी कहना बंद कर दिया था। लेकिन जानते हैं, ये मूवीज़ की तरह आसान नहीं था। मैंने एक-एक दिन अपने को तोड़ा था। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी थी, फिर भी खुद को टूटने नहीं दिया था। और तब मैंने इंग्लिश सीखी थी। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, अच्छा कॉलेज मिला एमबीए का, एमबीए पहुँच गई। लगा मेरी ज़िंदगी का, स्ट्रगल का शायद ये आखिरी पड़ाव होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा काला अध्याय, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, और कोशिश भी करूँ तो नहीं भूल सकती। लेकिन उससे पहले वर्तमान में आना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स मुझसे कहते हैं, शिवांगी तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारे हाथों को ऊपर वाले ने नवाज़ा है, तुम्हारे हाथों में जो नेमत है वो किसी के हाथों में नहीं है। तुम तो एक क्वीन हो, काश तुम्हारे हाथों का हुनर हमारे पास होता। लेकिन दोस्तों, मेरे ये हाथ मेरा वरदान नहीं है, ये मेरा अभिशाप है। कभी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। जानते हैं क्यों? उसके लिए वापस चलते हैं मेरे एमबीए पे। एक रात मैं बैठ कर के लिख रही थी। बहुत खुश थी, टॉपर बन रही थी। लिखते-लिखते अचानक से मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मुझे अचानक से झटका सा लगा, मैं उठ के खड़ी हो गई। 10 मिनट का ब्रेक लिया, बाहर टहल के आई, हाथों को थोड़ा-सा स्ट्रेच किया, वापस लौट के आई। पेन उठाया, लिखना शुरू किया। मैं लिख नहीं पा रही हूँ। फिर से मेरा हाथ काँप रहा है। मेरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है आगे लिखते हुए। मेरे हाथ से पेन छूट गया।
मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने फिर से 1 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से वापस आई, फिर से मैंने लिखना शुरू किया। मैं बहुत बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी। दोस्तों, वो मोमेंट आज जब मैं यहाँ खड़े होकर के याद कर रही हूँ, मेरे रोए खड़े हो गए हैं। मेरी रूह अंदर तक काँप रही है आपको ये बताते हुए। उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे साथ क्या हुआ था वो तो मुझे सुबह पता चला। रात भर मैं ऐसे ही बड़बड़ाती घूमती रही। मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि मैं ना पेन पकड़ पा रही थी, ना मैं एक अल्फ़ाबेट लिख पा रही थी, मैं ए तक नहीं लिख पा रही थी। सुबह हुई, मैं भाग के हॉस्टल के जो डॉक्टर थे उनके पास गई। उनसे बोला मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मैंने ये भी देखा कि क्या मैं बाकी सारे काम कर पा रही हूँ? मैं बाकी सारे काम कर पा रही थी, मैं लिख नहीं पा रही थी, केवल लिख नहीं पा रही थी। सुई तक पकड़ पा रही थी, लिख नहीं पा रही थी। मैंने पापा को फ़ोन किया। पापा ने फैमिली डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला न्यूरोसर्जन के पास जाओ, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है। मैं न्यूरोसर्जन के पास पहुँची, अपना पेपर भी लेके गई। कल रात में मेरे साथ ये हुआ है, मैं पहले लिख रही थी प्रॉपर, फिर मैं लिख नहीं पा रही हूँ। उन्होंने पेपर देखा, मेरी बात सुनी, मुझसे बोला, "शांत होकर बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। तुमको राइटर्स क्रैम्प हुआ है।" मैंने कहा, "ये क्या है?" उन्होंने बोला, "बहुत रेयर एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है ये, जहाँ पे आपका हाथ टास्क स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर पाता है, सब कुछ कर लेगा, लिख नहीं पाएगा।" मैंने कहा, "ये कैसे ठीक होगी? प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं।" उन्होंने कहा, "ये कभी ठीक नहीं हो सकती।" मैंने कहा, "मतलब?" बोले, "मतलब ये कभी ठीक नहीं हो सकती।" मैंने कहा, "ऐसे कैसे हो सकता है? कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं है।" बोला, "हाँ, कैंसर का इलाज है, राइटर्स क्लैम्प का कोई इलाज नहीं है।" मैंने उनसे पूछा, "मुझे ये बीमारी क्यों हुई और कैसे? मैंने तो नाम ही नहीं सुना।" बोले, "बहुत रेयर बीमारी है, करोड़ों में से कहीं 1-2 को होती है।" मेरे मुँह से निकला, "मैं ही क्यों? मैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई थी।" उन्होंने मुझे साफ-साफ बोल दिया, "तुम अब दाहिने हाथ से कभी नहीं लिख सकती हो बेटा। ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मैं सेडेटिव्स दे दूँगा, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। बाएँ हाथ से लिखना शुरू कर दो।" मैं बाएँ हाथ से कैसे लिखूँ? मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली, मेरे पापा साथ में थे। कार के पास आते-आते मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब आँख खुली तो मैं हॉस्टल में थी वापस। पापा मुझसे बोल रहे थे, "वापस घर चलोगी?" मैंने कहा, "मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वापस नहीं जाना चाहती।" पापा भी बहुत दुखी थे। देख रहे थे उनकी बेटी अब कभी लिख नहीं पाएगी। दोस्तों, मैंने उनसे बोला, "मैं ठीक हूँ।" मैंने झूठ बोला। मैं ठीक नहीं थी। पापा चले गए, मैं सेडेटिव्स दवाइयाँ लेके वहाँ पे बैठ गई। अपने आप को मैंने कमरे में बंद किया और बहुत चीखी। दोस्तों, मेरे सामने मेरी दुनिया खराब हो गई थी। आप सोचिए ज़रा उस लड़की के बारे में जिसने एक-एक दिन स्ट्रगल किया था आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके हाथ से हैंडराइटिंग चली गई थी। जो कॉलेज की टॉपर थी वो एबीसीडी लिखने के लिए तरस रही थी। जो स्टेट टॉप कर रही थी उससे बोला गया था, तुम कभी नहीं लिख सकती अब, बाएँ हाथ से लिखना शुरू करो। क्या पॉसिबल है ये? आप अचानक से बाएँ हाथ से लिखना शुरू कर दो और एग्ज़ाम देके क्वालीफाई कर लो। एमबीए कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती। मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू की, लेकिन डॉक्टर ने बोला था इससे तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स होगा, तुम्हारा राइटर्स क्रैम्प नहीं ठीक होगा। वो तो हो ही नहीं सकता सही। दोस्तों, मैं हार रही थी, बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। मैं आईएएस नहीं बन सकती थी, मैं आईएएस तो क्या, मैं कक्षा 1 नहीं क्लियर कर सकती थी। मैं तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से भी गई गुज़री हो गई थी। ज़िंदगी ने मेरे साथ वो किया था, जो किसी और के साथ मैंने कभी होता नहीं देखा था। महीने भर बीत गए, एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए थे। वो लास्ट दिन था जब मैं मंदिर गई, मैं खड़ी हुई, भगवान की तरफ देखा, मैंने कहा, लोग मुझसे कहते हैं, मेरी फैमिली मुझसे कहती है कि यही मेरी नियति है। अगर आपने ये नियति मेरे लिए लिखी है, तो मैं इस नियति को मानने से इनकार करती हूँ। आपने आज मेरा हाथ लिया है ना, मेरे हाथ का साथ छूटा है मेरे साथ। आज मैं आपका मंदिर छोड़ रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। तब आऊँगी जब मुझे कोई वजह दे दोगे आप, आने की यहाँ पे सामने खड़े होने की। दोस्तों, वो दिन था और अगले 13 साल मैं उस मंदिर नहीं गई। फिर मैंने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करी। अपने दाहिने हाथ को ऐसे पकड़ती थी, बाएँ हाथ को ऐसे सहारा देती थी। आज भी मेरे हाथ में साइड पे स्क्रैचेस के ढेर सारे निशान बने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मेरा हाथ रगड़ खाता था।
बोर्ड पे, टेबल पे, कॉपी पे, और यहाँ पे मुझे बैंडेजेस लगाने पड़ते थे। मैंने ऐसे करके लिखने की प्रैक्टिस शुरू करी। महीने भर बाद मैं 5-7 मिनट के लिए लिखने लगी थी। 5-7 मिनट लिखती, फिर से 2 मिनट बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ता। फिर से 5-7 मिनट लिखती, फिर से रेस्ट लेना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं 20% इम्प्रूवमेंट आ गया था, जिसके सहारे जैसे-तैसे मैंने अपना 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर सारे क्लियर किए। टॉपर थी मैं, बॉटम पे आ गई थी। लोगों को मुझे देखने की नज़र बदल चुकी थी, लोग सोचते थे मैं पढ़ना-लिखना नहीं चाहती। इसी बीच माँ-बाप ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लेकिन जो मुझे देखने आता, मुझे बताया जाता, मिलिए इनसे, और उनको बताया जाता कि मेरे हाथ में राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम है। तो मुझे सुनने को मिलता, लड़की अपाहिज है, अपंग है ये, आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसका तो हाथ खराब है। लड़की का हाथ खराब है, आप तो बिना बताए हमें बुला लिए। मेरे माँ-बाप भी ये कमेंट सुन रहे थे, मैं भी ये ताने सुन रही थी। मैं चीख-चीख के उनसे कहना चाहती थी, मैं अपंग नहीं हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं केवल लिख नहीं सकती। और हाँ, अब तो लिख भी सकती थी ना 5-7 मिनट के लिए। ये ताने मुझे और मेरे परिवार को तोड़ रहे थे। तभी शादी के लिए मुझसे मिलने आते हैं कर्नल अमरजीत सिंह, जो मेरे हस्बैंड हैं। मैंने उनसे छूटते ही बोल दिया, देखिए मुझे राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो उनका जवाब आया, तो ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो कंडीशन है, किसी के साथ भी हो सकता है। सुन के मुझे धक्का लगा, पहली बार किसी ने ऐसा बोला था, वरना मुझे तो हमेशा उत्तर में एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, अपाहिज हो? मुझे कहीं न कहीं दिल में बड़ी शांति हुई। मेरी शादी अमरजीत से हो गई। क्योंकि अमरजीत एक आर्मी ऑफिसर हैं, इसलिए उनकी पोस्टिंग बहुत जगह-जगह पे होती रहती थी। इसी बीच मुझे मेरा बेटा होने को आया, और जब मैं प्रेग्नेंट थी, उससे पहले भी जब मेरी शादी हुई थी दोस्तों, कुकिंग में, बेकिंग में मैंने बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था। बहुत करती भी रहती थी, लेकिन तब जॉब भी कर रही थी, टाइम भी कम था। जब बेटा होने को आया, तब डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे बोल दिया कि आप बाहर जाकर के जॉब मत कीजिए, एक्सर्शन मत लीजिए, घर में रहिए, रेस्ट ज़्यादातर कीजिए। घर में रह के मेरे पास ये मौका था कि मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकूँ, तो मैं कुकिंग, बेकिंग बहुत ज़्यादा करने लगी। मुझे खुशी मिलती थी उससे। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकती थी ना। खुद एक्सपेरिमेंट करती थी, फेल होती थी, फिर से बनाती थी, फिर फेल होती थी, लेकिन करती रहती थी। बेटा हुआ, उसे पालने में 2.5 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तभी लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन भी आ गया, बेटा 2.5 साल का हो गया, उसके स्कूल जाने का टाइम आ गया, और मेरा टाइम आ गया फिर से अपने पैरों पे खड़े होने का। इसी बीच कोरोना की पहली लहर आई, और अमरजीत को अपनी ड्यूटी की वजह से बॉर्डर्स के पास जाना पड़ा। घर में मैं और मेरा बेटा अकेले। फ़ोन ही उस टाइम सहारा था, इंटरनेट, यूट्यूब। मैंने भी यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग शुरू की, और बहुत सारे केक के वीडियोज़ मेरे सामने आए। मैंने देखे भी, क्योंकि मेरी बेकिंग में रुचि थी। जब वीडियोज़ देखे तो मुझे लगा कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो प्रैक्टिकली बेकिंग में यूज़ होती हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने फ़ेल हो के सीखा है खुद। मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ, मैं खुद क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँ। यहाँ से मेरी ये सोच निकली। मैंने सोचा मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी। पहली लहर कोरोना की करीब-करीब जा चुकी थी, मुझे लगा अब लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, चलो चैनल स्टार्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से क्लासी भवा किचन नाम का यूट्यूब चैनल मैंने शुरू कर लिया, और उसके बाद अपने वीडियो बनाती थी, एडिट करती थी, पोस्ट करती थी, एसईओ स्कोर सब कुछ करती थी, अकेले। और दोस्तों महीनों-महीनों मेरा ये सिलसिला चला। क्यों? क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा कोई वीडियो चल नहीं रहा था। उस समय मैं अभी भी याद करती हूँ, 2 से 3 घंटे 24 घंटे में सोती थी। आप सुन के मानोगे नहीं यकीन, लेकिन ये बात 100% सच है। और महीनों-महीनों मैंने यही किया, जब तक कि मेरा वीडियो फ़ेल होता गया, फ़ेल होता गया, फ़ेल होता गया। 4 महीने बाद मैंने सोचा, ज़िंदगी तुम मुझ पे कभी रहम क्यों नहीं खाती? एक बार तो मेरे ऊपर रहम करो, कभी तो रहम करो। हर बार मैं ही क्यों? खैर, मैंने अगला वीडियो डाला 4 महीने बाद, सारे फ़ेल होने के बाद, जो कि था फादर्स डे स्पेशल केक की रेसिपी, जिसमें मैंने बिना क्रीम के एक बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बना करके तैयार किया था प्रॉपर। पोस्ट करते ही मेरा वीडियो वायरल हो गया।
लाखों की संख्या में उसमें व्यूज़ आए। आगे मैंने ऐसे ही वीडियोज़ बनाने शुरू किए। बेकिंग के मैंगो केक चला और ऐसे मेरे बेकिंग के केक्स वगैरह चलना शुरू हो गए। और दोस्तों इसी बीच जब मेरे केक्स इतनी पॉपुलैरिटी पा रहे थे, यूट्यूब ने मुझे ट्रेंडिंग पेज पे जगह दी, क्रिएटर ऑन द राइज़। मैं ट्रेंडिंग पर आ गई थी, क्लासी बॉय किचन ट्रेंडिंग पर आ गया था। 8 महीने तब हुए जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे और मुझे सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड मिल चुका था। दोस्तों हिम्मत बहुत बढ़ गई थी, खुशी भी बढ़ गई थी क्योंकि मैं अपने पैरों पे ऐसा लग रहा था खड़ी हो गई। उस समय अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस 1 साल के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ी दोस्तों, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं चल चुकी थी, मेरा चैनल काम कर चुका था। 3 साल बाद मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए और तब मुझे गोल्ड प्ले बटन का अवार्ड मिला। और दोस्तों जिस महीने मुझे ये गोल्ड प्ले बटन का अवार्ड मिला ना, पहली बार बता रही हूँ, कभी आज तक नहीं बताया किसी से भी। मेरी अर्निंग उस महीने हुई थी 9 से साढ़े 9 लाख रुपए महीने। देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। मेरी मेहनत मुझे सामने दिख रही थी। दोस्तों अगले महीने मैं घर गई छुट्टी में, गोल्ड प्ले बटन साथ लेके गई। पहुंची उसी मंदिर 13 साल बाद, लेके हाथ में गोल्ड प्ले बटन। नजरों से नजरें मिला के भगवान की तरफ देखा और कहा, जिस हाथ ने मुझे अपाहिज होने का दंश दिया था, उसी हाथ ने मुझे आज ये दिलाई है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जोश से भरी हुई, और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आप ज़िंदगी में प्लान करके रखते हैं, उसका पता तो किसी को नहीं होता है, लेकिन वो बड़े-बड़े प्लान होते हैं। और हाँ, समझ चुकी हूँ मैं, जो ज़िंदगी में हार नहीं मानते, जो जोश नहीं छोड़ते, उनकी कभी हार नहीं होती है। सोने की नियति होती है तपना। और जिनकी ज़िंदगियों में और जिनकी कहानियों को आप कुछ ख़ास लिखते हो ना, उनकी ज़िंदगी में बड़े रोड़े, बड़े पत्थर आते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको बार-बार पटकनी मिलती है, बार-बार लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, हिम्मत मत हारना, जोश को मत कम होने देना। क्योंकि जिनकी ज़िंदगियाँ ख़ास होती हैं ना, उनकी किस्मतों में रोड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी इस कहानी से एक भी व्यक्ति को मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की, हिम्मत ना हारने की, तो मेरा यहाँ खड़ा होना सार्थक हो जाएगा। मेरी ये कहानी डेडिकेटेड है उन सभी माँ-बाप को जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी अप्रोच को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजा, जैसे मेरे माँ-बाप ने भेजा। मेरी ये कहानी डेडिकेटेड है मेरे उन सभी भाइयों को, उन सभी हस्बैंड्स को, जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ किया कि अगर एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, उसके हस्बैंड का हाथ होता है, जैसे मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जोश टॉक आशा को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये इतना बड़ा मंच दिया कि मैं हिम्मत करके अपनी कहानी आप सब तक पहुँचा पाऊँ, आपके मन में कहीं न कहीं जोश और आशा जगा पाऊँ कि हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहना है। और आखिर में बस यही कहूँगी, सब्र कर ए बंदे, वो मंज़र भी आएगा। सब्र कर ए बंदे, वो मंज़र भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी-कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।